नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और लेके आया हूं आपके लिए कमाल की जानकारी। दोस्तों आज हम आए हैं रामराज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा से जिन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर पिग फार्म का काम चालू किया। इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में और उनसे साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे अगर कोई किसान भाई या युवा किसान करना चाहता है सुअर पालन तो क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या उनके सामने समस्या आएगी, और ट्रेनिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर आप पिग सुअर पालन से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सौरभ जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा, जो सामने से युवा किसान और किसान भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा इंट्रो दें। मेरा नाम सौरभ यादव है और मेरा जो ये फार्म है ये इसकी लोकेशन है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, नियर कस्बा है इसका रामराज जी। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए ऐसा आपके साथ क्या हुआ, आपने बैंक मैनेजर की नौकरी आप कर रहे थे पीएनबी में, छोड़ दी, 40-50 हज़ार रुपये आपको मिल रहे होंगे, ऐसा दिमाग में आपके क्या आइडिया आया कि यार नौकरी छोड़ते हैं और सुअर पालन की तरफ अग्रसर आप हुए? इसके बारे में थोड़ा बताइए और आपके घर वालों की क्या प्रक्रिया थी उसके बारे में बताइए। बड़ा मुश्किल था वो जो है उस समय पे ये फैसला लेना कि एक सरकारी नौकरी को छोड़ूं और बिजनेस करूं तो फिर कौन सा करूं। फिर काफ़ी सोचने के बाद लगा कि भाई जो है बिजनेस एक जो है मालिक का दर्जा देता है और जो है नौकरी एक नौकर का। कितनी भी बड़ी नौकरी हो उसके आगे जो है नौकरी लगी हुई, तो मतलब कहने का मतलब नौकर। तो वो एक सीमित रहना मतलब पसंद आया नहीं, और क्योंकि क्या है कि किसी काम को अगर आप जो है और अच्छे से बेहतर कर सको तो उसके हिसाब से आपको पे ना मिला तो फिर बेकार है उस लाइन में जाना। अच्छा। तो आप अपने काम से सर संतुष्ट हैं? अभी 2 साल हो गए आपको इस फार्म पे, अभी आप संतुष्ट हैं इस काम से? बिल्कुल बिल्कुल। लाइव स्टॉक जो है, लाइव स्टॉक बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा और उसमें पिगरी की लाइन जो है काफ़ी अच्छी है इनकम के हिसाब से, और इसका आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने वाला। सर हमें आप ये बताइए 1 साल में कितना ट्रांजैक्शन हो जाता है आपका, और आपको क्या क्या दिक्कत आई थी शुरू में, या अभी आप कितने लाभ में चल रहे उसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरू में था क्योंकि इसकी जो है प्रॉपर किसी को नॉलेज है नहीं अभी जो है इंडिया के अंदर। पिगरी लाइन बिल्कुल न्यू लाइन है इस भारत के अंदर, तो इसको बहुत कम लोग बाग जानते हैं अच्छे से। डीपली नॉलेज पाना बहुत ज़रूरी है इसके क्षेत्र के अंदर आने में, आपको पिग फार्म करना तो। और उसमें क्या है कि मतलब हमें 6 महीने तक काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ा। हालांकि हमने धीरे धीरे उन चीज़ों को सर्च किया, धीरे धीरे उस पर जो है रिसर्च करा और जो है अपना धीरे धीरे अपना जो है उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया अपने फार्म से। और आज जो है हमारा जो है ठीक है इसमें हिसाब, मतलब इतना है कि यहाँ जितना नौकरी से था उससे 10 गुना इनकम इसमें हमारी है। अच्छा, एक बार अमाउंट खोल दो सर, वो क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है लोगों को। 50 से 1 करोड़। हाँ, 50 से 1 करोड़ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 1 साल का। कितना? हाँ, 50 लाख से 1 करोड़। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे? कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है लगभग जो है हजार के 2 बैच निकलते हैं। अच्छा। और लगभग जो है 2000 से और 2,500 2,500 इसकी जो है कैपेसिटी है इस फार्म की। अच्छा सौरभ जी, ये तो रहा आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। आपने मेहनत की, 2 साल में आप अपना मतलब अच्छा खासा फार्म चला रहे हैं। अब हमें ये बताइए अगर कोई किसान या युवा लड़का, किसान का लड़का इस बिजनेस में आना चाहता है, शेड के खर्चे के बारे में कम से कम कितना खर्चा करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए, और क्या क्या उनको विशेषता है, सावधानी क्या क्या उनको सावधानी रखनी है जिससे उनका नुकसान ना हो, उसके बारे में बताइए। इसमें क्या है कि इसकी बीमारी एक मुख्य चैप्टर है जी, और इसका फीड मैनेजमेंट, क्योंकि टोटली लगभग 90% खर्चा इसका फीड पे आना और बाकी 10 आना इसकी जो है बीमारी पे। तो अब क्या है कि अगर 90% खर्चे को हम फीड मैनेजमेंट के द्वारा अगर जो है थोड़ा सा बचा लिया जाए, उसे थोड़ा वेस्ट होना और जो जितनी उसकी डाइट है उतनी देनी उसको, और थोड़ा सा क्या है रॉ मटेरियल लेके अपना थोड़ा चक्की लेके और थोड़ा पीस के उन्हें डाल दिया गया तो 2-3 रुपए का फ़र्क आता है 1 किलो पे, जो कि बहुत है। अगर जो है 1,000 की बात करोगे जो है 1,000 जानवरों पे डाइट की तो कई लाख रुपए का अंतर पड़ेगा। अच्छा। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को देख के हम जो है खर्चा थोड़ा सा इसका सीमित रख सकते हैं, मतलब अपने जो है इनकम के हिसाब से जितना भी क्या है उसमें। और क्या है कि शेड इसका सबसे छोटा 10 फीमेल से स्टार्टअप हो सकता है बिजनेस, और 10 फीमेल से या फिर 50 पिगलेट से, दोनों का सेम 8 महीने बाद सेम आउटपुट आएगा। अच्छा।
उसमें क्या है कि फीमेल से जो है जल्दी उसको आउटपुट मिल जाएगा पैसे, और पिगलेट का यही है 7-8 महीने तक उसको जो है पालना पड़ेगा। अच्छा सौरभ जी, ये बताइए शेड का कितना खर्चा होगा? हम 10 पिगलेट्स पे ही लगा लेते हैं, 10 बच्चों से लगाते हैं, शेड में कितना खर्चा आएगा, बच्चों में कितना, मतलब टोटल 1 साल का खर्चा बताइए उसके बारे में। लगभग ये मान लो कि आप एक फीमेल का 1 ही लाख मान लो, 1 साल तक एक फीमेल का 1 लाख के हिसाब से जोड़ दो, नहीं तो इसका सेट बनेगा आपका जो है लगभग जो है 5 से 7 लाख रुपए का। 5 से 7 लाख रुपए लग जाएंगे। हाँ, 5 से 7 लाख का आपका सेट बनेगा, जिसमें आप जो है 10 फीमेल, 12 फीमेल, 14 फीमेल की डिलीवरी आप करा सकते हो, और उसके जो है जितने पिगलेट हैं वो भी इसमें रह सकते हैं। मैंने बहुत सारे फार्मों में विजिट किया है और कमेंट आते हैं किसान भाइयों के, बिजनेस जो ये बिजनेस पहले से कर रहे हैं, बच्चे बहुत मर रहे हैं। बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बच्चे मरने का कोई खास एक रीज़न है नहीं कि सिर्फ एक रीज़न हो कि उसी के कारण से बच्चे मर रहे हैं। बच्चे मरने का मतलब ऐसा भी है कि बच्चे का विकास ही ना हुआ हो उसमें जो है यूट्रस में, तो वो देखना पड़ेगा कि भाई कारण क्या है। काफ़ी चीज़ें हैं कि जो मादा है उसमें जो है कैल्शियम फास्फोरस की कमी से बच्चे जो है मरते हैं, मतलब मरते क्या, वो विकास ही नहीं हो पाता, उनका कंकाल तंत्र बन नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं किसान सोचता, और क्या है कि वो सोच रहा है कि भाई ये पता नहीं इस मादा में खराबी है, जो उसको पोषक तत्व चाहिए उसके विकास के लिए बच्चे के, वो उसको अगर 4 महीने के गर्भकाल में ना मिले तो बच्चे पक्का ही मरेंगे। अच्छा। कोई वायरस की वजह कुछ ऐसा नहीं है, एक सिरको वायरस है, वो भी क्या है कि मतलब वो एक वायरस है, वो हर फार्म पे जो है एकदम इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो वो एक गंभीर बीमारी है। बाकी रीज़न इसका बच्चे मरने का सिर्फ वही है कि बच्चे का विकास ना होना, और जो है कहीं ना कहीं उसकी अनमैच्योर डिलीवरी हो जाना, बस और कोई कारण नहीं। दूसरा क्या है कि थोड़ा इंजेक्शन के मुकाबले आप जो है वैक्सीनेशन गन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में बताइए सर, ये वैक्सीनेशन गन मैंने पहली बार सुना है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। ये मैनुअल भी मतलब अपना जो है मतलब निडल वाली भी है, मैनुअल क्या कहूँ, मतलब निडल वाली भी है और निडल लेस वाली भी है। नीडल में बहुत दिक्कत आती है, वो टूट जाती है और परेशान निडल लेस है। अभी क्या है कि भारत में शायद मेरे हिसाब से कोई फार्मर यूज नहीं कर रहा उसको, तो क्या है कि वो काफ़ी कॉस्टली है और इतना ज़्यादा है, और फॉरेन कंट्री में यूज होता है, यूरोप वगैरह में। नहीं तो कोई मंगाना चाहे तो मंगा सकता है। हाँ, मंगा सकता है, वहाँ पे ऑर्डर बोल के, कोई बड़ी बात नहीं। लगभग 20-25 हज़ार की एक गन है, वो निडल लेस है। अच्छा अच्छा। और लेज़र से उसमें जो है वैक्सीनेशन होता है। हमने बच्चे पाल भी लिए, बड़े भी हो गए, बीमारी रहित भी हो गए, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे भी हो गए। अब हमें ये बताइए मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठगी चल रही है इस सेक्टर में भी। मार्केटिंग का इसका जो सबसे बड़ा हब है वो इंडिया का है, लगभग जो है नॉर्थ ईस्ट जी। वहाँ पे आप जो है इसको अंधाधुंध सेल कर सकते हैं। बाकी लोकल छोटे छोटे जो है रीजनल हैं, अपना जो है जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ कस्बे हैं, थोड़ा ग्रामीण है, तो वहाँ पे भी लोग इसको खाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि असम नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई खाने वाला है ही नहीं इसको पूरे भारत में। झारखंड में बहुत खपत होती, और जहाँ पे हमारा फार्म है यहाँ पे भी लगभग जो है 14-15 दुकानें हैं आसपास, तो वहाँ पे पर डे की लगभग 2-3 जानवरों की सेल होती है। और आप जो है अगर प्रोवाइड कर सकते हैं उनको 2-3 जानवर तो करिएगा, आपका बिजनेस। मतलब आप होलसेल में बेच सकते हैं और रिटेल में? हाँ, रिटेल और होलसेल दोनों अवेलेबल हैं। पर क्या है कि मतलब आपको आपका जो फार्म है उसकी आउटपुट क्या है डिपेंड करता है। वो आपको बेचने 500 एक साथ, तो वो इतनी बड़ी खपत उधर ही पॉसिबल है। आपको अगर जो है बेचने हैं लोग लगभग 7-8, 4-5 रोज के पर डे के, तो आप जो है अपना लोकल सेल कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जानकारी हो गई सर मार्केटिंग की। अब हमें ये बताइए यादव जी, कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहती है हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से? जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें सबसे बढ़िया जो सर्वाइव कर रही है वो है लैंडरेस, और जो है लार्ज वाइट यॉर्कशायर, और मिडिल भी है। ये तीनों जो है काफ़ी अच्छे से इसमें जो है वातावरण में ढली हुई ब्रीड है। तो सर आप दे देंगे, अगर कोई ले करना चाहता है तो आपके पास क्या ब्रीड उपलब्ध है? हाँ, मेरे पास जो है न्यू फार्मर जो हैं उनके लिए ब्रीड हैं अवेलेबल। ब्रीडिंग जो है हाँ मेरे पास अवेलेबल हैं। ये जो ब्रीड हैं ये जो है 3 ब्रीड मेरे अभी पास अवेलेबल हैं। बाकी जो है 3-4 ब्रीड और मैं लेने जा रहा हूँ बाहर से। तो उसमें क्या है कि कोशिश करेंगे कि वो भी उनको भी ऐसा बनाया जाए जो है जो सर्वाइव करें इस वातावरण में। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है 3 ब्रीड हैं। जो भी फार्मर जो है अगर चाहता है तो उसको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, अब हमें आप ये भी बताइए, अगर कोई किसान भाई या युवा चालू करना चाहता है, ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जानकारी ज़रूरी है या ऐसे ही कूद जाना चाहिए? और आप क्या मदद करते हैं? जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका काफ़ी बड़ा फार्म है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
ट्रेनिंग का क्या है कि मतलब ट्रेनिंग का मकसद है कि उस किसान को उसके जो होने वाले लॉस हैं जी और उसका जो मेन बीमारी है, जी ये दोनों चैप्टर अगर बहुत अच्छे से कहीं किसी किसान द्वारा मिल जाएं तो ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता है नहीं। जी और इसमें ट्रेनिंग का क्या है, थ्योरिकल है नहीं, टोटल है प्रैक्टिकल। है। तो किसी फार्म अगर जो है किसी फार्म जो है जो चल रहा है और जो है अच्छा मतलब उसका गुडविल है वहाँ पे जो है और सफल है वो किसान, तो उसके पास जाके आप चाहे 1-2 दिन की वैसे भी नॉलेज अपना ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप दे देंगे अगर कोई आएगा? हाँ, मैं बिल्कुल दे देता हूँ। और यहाँ लगभग जो है रोज़ के 10-12 किसान लगभग आते ही आते हैं। हाँ, आते ही आते हैं। बाकी मैं जो है महीने में जब ज़्यादा बच्चे हो गए या फिर ज़्यादा किसान हो गए तो उनका एक ट्रेनिंग बैच रख दिया 15-20 का, और उनको एक साथ बता देता हूँ सारा का सारा। अच्छा यादव जी, हमें आप ये भी बताइए, जैसे कि हम यहाँ पर वीडियो शूट करने आए हैं, आपका फार्म बिल्कुल स्मेललेस है, इसकी क्या खास बात है ये बताइए? बहुत सारे फार्मों में बहुत बड़ी शिकायत होती है, बहुत बदबू करते हैं। बिल्कुल। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे मैनेज करते हैं? वेंटिलेशन इसका जो है हवादार जिसे कहा गया, तो मतलब इतना बढ़िया मैंने जो है इसको बनाया है। और आपने ईंटों का ही बनाया है? ज़्यादातर फार्मर क्या बोलते हैं, हम लोहे का बनाएंगे बदबू से बचने के लिए, और आपका ईंटों का बना हुआ है और फिर भी यहाँ बदबू नाम को नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। सेट 2 तरह से बन सकते हैं, ईंटों वाला और जो है लोहे वाला, ईंटों वाला और ये पत्थर वाला। हाँ। पर बात क्या है कि मतलब दोनों की अपनी एक अच्छाई है और एक बुराई है। जी। इसमें जो ईंट वाला है अपना सेट, इसमें काफ़ी बायोसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब आने वाला कोई वायरस, आने वाला कोई बैक्टीरिया इतनी जल्दी से हमारे पशुओं पर हावी होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे जानवरों को आप दूर से जो है देख सकते हैं, उसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, 1-2 अगर केबिन किसी वायरस से अगर जो है थोड़ा कहने का मतलब अगर जो है प्रभावित हो गया, तो मतलब सारे हम जो है केबिनों को टोटली ही अपना जो है एक बार स्प्रे करके और उन्हें बचाया जा सकता है। एक दूसरे से जो इनकी जो थूंत है वो जो है आपस में सिर अपना जो है मिलाना पसंद करते हैं और अपनी राल जो है मुंह की वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। जी। तो कहने का मतलब अगर एक में बीमारी है तो उस लोहे वाले साइड में वो सारे में बीमारी हो जाएगी। हाँ, तो लोहे वाला आप रिक्वायरमेंट नहीं करते? नहीं। अगर कम बजट है तो आप लोहे वाला करो, कोई दिक्कत नहीं। सबके लिए तो ऐसा बोला नहीं जा सकता कि भाई जी सारे के सारे इतना रुपया लगाओ, ये करो वो करो, पर जैसा जिसको है उसके हिसाब से फिर आप उन चीज़ों को मेंटेन करो, बात ख़त्म। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं अफवाहों की। सर, ये बहुत बड़ी अफवाह है या सच है वो तो आप बताएंगे। अगर स्वाइन फीवर आपके फार्म में आ गया, आने वाले 20 सालों तक आप वहाँ फार्म नहीं खोल सकते, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अफवाह है इसकी। नहीं, ऐसा है कि बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि इससे और एक खतरनाक और बीमारी है इसकी, PRRS। अच्छा। अभी गुवाहाटी में जो है 2 साल पहले 2900 जानवर उससे मरे थे। अच्छा। और वो इतनी खतरनाक है कि शायद जो है ना तो अभी तक उसकी कोई जो है इंडिया में कोई वैक्सीन अवेलेबल है और ना ही कोई भारत सरकार की परमिशन है लाने की। तो आप जब उससे अपने बचाव कर रहे हैं तो स्वाइन फीवर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कहने का मतलब एक भ्रम है कि स्वाइन फीवर से पहले एक और ख़तरनाक है PRRS। लोग बाग जानते नहीं। स्वाइन फीवर एक कॉमन इसकी बीमारी हो गई, एक बुखार हो गया। और जो है स्वाइन फीवर एक इसका जो है एक बीमारी है जो कि बुखार बहुत हाई टेम्परेचर होकर उसका जो है जानवर का वो मर जाता। और उसमें क्या है कि उसकी वैक्सीन है क्लासिकल की, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन भी नहीं है। तो आप अफ्रीकन स्वाइन फीवर को तो मैनेज करा के फार्म चला रहे हो और क्लासिकल की जो है अपना वैक्सीन कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनता है उस क्लासिकल की भी करके, कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ बायोसिक्योरिटी को मेंटेन करें और जितना भी जो है जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं उन पर रोकथाम करें, उनको अवॉइड करें। आपके फार्म में एक भी बीमारी नहीं आने वाली। 2 साल के अंदर मेरे यहाँ कोई भी ना बीमारी है, ना इन पशुओं में कोई बीमार है। अच्छा सर, बाई चांस आ गई तो क्या सच है 20 साल तक नहीं हो सकता कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर टोटल आपने दोबारा से उसमें पूरे फार्म में स्प्रे कर दिया और अच्छा कीटनाशक है आपके पास, तो आप जो है फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं 1 हफ्ते बाद। तो कुछ मतलब ये अफवाह है, सारी गलतफहमी है, लोगों का अधूरा ज्ञान है। अच्छा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद।